गुड इवनिंग दोस्तों। नहीं, आज इन्होंने बोला था बोलना है मेरे प्रिय आत्मन। शुरू हो गया है, दांत मत दिखाओ। चलिए, मजेदार शुरुआत है। ओशो के भटके सन्यासियों पे दो महत्वपूर्ण विषय रह गए हैं और वो विषयों पे थोड़ी सी चर्चा होनी जरूरी है। उनमें से पहला विषय है कि ध्यान शिविरों के संचालन जो होता है या जो व्यवस्था होती है उसमें बहुत सी कुछ कमियां हैं, और उसके अलावा आश्रम के संचालन और आश्रम की व्यवस्थाओं को लेके कुछ बातें हैं जिसमें कुछ आश्रम के फेवर में, कुछ आश्रम के विपक्ष में हैं, कुछ सन्यासियों के फेवर में, सन्यासियों के विपक्ष में हैं। तो ये तो एक आश्रम और शिविर का मिला जुला इस पे एक चर्चा है। और उसके अलावा एक और विषय है कि हर ओशो सन्यासी को ऐसा लगता है, ज़्यादातर 95% जो फ्रस्ट्रेटेड सन्यासी हैं सेक्स को लेके, उनको ऐसा लगता है कि ध्यान करने से वो जो हैं मुक्त हो जाते हैं सेक्स से। ध्यान करेंगे तो वो सेक्स उनका खत्म हो जाएगा, और उसी खत्म हो जाने वाले सेक्स को तो ब्रह्मचर्य घट गया उनका, ऐसा उनकी एक धारणा है। तो पहले जो चर्चा आरंभ करते हैं वो आरंभ करते हैं शिविरों की व्यवस्था अव्यवस्था, आश्रमों की और सब मिली जुली जो बातें हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था अभी इसी दौरान कि शिविर जो रखे गए थे स्टार्ट में, जो आनंद स्वभाव जी के दिशा निर्देश पे हो रहे थे, उस शिविरों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में मैं ये मानता हूं कि वो ध्यान शिविर ना हो के केवल प्रचार शिविर थे, लेकिन हमने उनको ध्यान शिविर मान लिया। हो गया, जो होना था हो गया, उसको प्रचार शिविर मान लो, ध्यान शिविर मान लो, गड़बड़ें हो गई। लेकिन उस गड़बड़ों में एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि आनंद स्वभाव जी ने जैसे शिविर कराए, आगे के संचालक उन्हीं शिविरों को कॉपी पेस्ट करते हैं, उसी प्रक्रिया को। वही मॉर्निंग में ये ध्यान होगा, दोपहर में ये होगा, फिर एक प्रवचन होगा, शाम को वाइट टॉप होगा, ऐसे ऐसे समाप्ति हो जाएगी। थोड़ा बहुत अपना कोई नया नया कुछ डालने की कोशिश करता है, अन्यथा ऐसे ही चलता रहता है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि सबसे बुरा परिणाम तो ये हुआ जैसे कि जिरोक्स के साथ होता है। मेन की जिरोक्स थोड़ी अच्छी होती है, फिर उसकी जिरोक्स थोड़ी कम अच्छी होती, लेकिन जिरोक्स की जिरोक्स अगर निकलती रहे तो एक दिन ब्लैंक पेपर निकलता है। राइट नाउ वो ब्लैंक पेपर है। दूसरा दुष्परिणाम ये हुआ कि सन्यासियों को शिविरों से बोर्डम स्टार्ट हो जाता है। 4 या 5 शिविर करते हैं, सन्यासियों को बोर्डम स्टार्ट हो जाता है। फिर वो वहाँ ध्यान के लिए नहीं जाते। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो महीने में काम की थकान के बाद कहीं पिकनिक जाने से अच्छा है कि हम शिविर चले जाएं। शिविर में थोड़ी गप्पे मार लेते हैं, थोड़ा सा मन बहल जाता है, भले वो ध्यान के लिए उनको कोई गंभीरता नहीं रहती। और वो वहाँ जाते भी ऐसे हैं। सन्यासी बहुत देखे, संचालक बहुत देखे, संचालकों की रिस्पेक्ट नहीं करते, और उनको देखा देखी और भी लोग संचालकों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये इस तरीके की गड़बड़ी होती है। अब जरा हम थोड़ा सा शिविर कैसे होना चाहिए उस पे आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि शिविरों की रूपरेखा, क्योंकि ओशो ने 112 ध्यान विधियां दी, आप ध्यान विधियां ही अपने तरीके से कराते हैं, वही सब मिक्सअप हौच पौच करके। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी तरीके से एक सिस्टम ऐसा खड़ा करना चाहिए कि जो भी शिविर जहां भी हो रहा है उस शिविर के संबंध में एक सूचना स्पष्ट होनी चाहिए कि ये शिविर किस ढंग का होने जा रहा है, किस तरीके के सन्यासियों के लिए फेवरेबल है। जैसे जो सन्यासी कौन कौन से ध्यान इसमें कराए जाएंगे, एक उसकी लिस्ट होनी चाहिए, और उसकी समझ है कि कौन से ध्यान जो हैं वो योगी कर सकते हैं, कौन से ध्यान तंत्र के स्वभाव के हैं, कौन से भक्ति के स्वभाव के। तो इसमें एक ध्यान के एक चरणों की एक बात होनी चाहिए कि जैसे मैंने एक शिविर लिया था, मैं एक आश्रम में संचालन करता था आश्रम का, 2009-10 की बात है।
तो हमने वहाँ पे एक शिविर लिया था। उस शिविर का नाम था सूफी ध्यान साधना शिविर। उसमें सूफी के प्रयोग ही थे। वो एक तरीके का सूफी का प्रयोग का मतलब कि जो आदमी को तंत्र की तरफ ले जाते हो, थोड़ा मस्ती माहौल, कैथारसिस, उलीचना, इस तरीके का। तो वहाँ पे जिन शिविरों में मैं जो ध्यान प्रयोगों का चुनाव किया था, वो चुनाव ऐसा था कि हर ध्यान के बाद दूसरा ध्यान और ज़्यादा कोऑपरेट करता था। बहुत ज़्यादा अच्छा शिविर हुआ वो। पूरे तरीके से उसमें जो लोग शामिल हुए सब बहुत आनंदित थे। उसका कभी आपको वीडियो में डालूंगा, बताऊंगा कि ये शिविर था। तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ। फिर उसके बाद कभी को ऐसा शिविर किया कि शिव सूत्र पे शिविर किया कि जो बहुत बुद्धि को प्रखर करना चाहते हों और साधना के लेवल पे कुछ गहराई के आयामों को जानना चाहते हो, उनके लिए शिव साधना शुरू किया। तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया कि कौन कौन से उसमें ध्यान प्रयोग में कराऊंगा। खैर उस समय ये नेट वगैरह इस तरीके से नहीं था कि मैं लोगों को पहले बता सकूं, लेकिन अब ऐसा किया जा सकता है कि लोगों को पहले बताया जा सकता है कि ये ध्यान प्रयोग होंगे, और इन ध्यान प्रयोगों के संबंध में यदि आपकी तैयारी है और आपका इस तरीके का स्वभाव है तो आप यहाँ आमंत्रित हैं। तो उससे वो लोग वहां पे पहुंच सकते हैं और वो ध्यान में उतर सकते हैं। ये अगर इस तरीके के शिविरों की हम व्यवस्था शुरू करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो योगी स्वभाव के लोग हैं उनको हम योग के लिए सपोर्ट करेंगे, जो तांत्रिक स्वभाव के लोग हैं उनको हम तंत्र से संबंधित ध्यान में सहयोग करेंगे। क्योंकि ओशो से एक बार किसी ने पूछा था कि भगवान आप कभी नानक की, कभी कबीर की, कभी मीरा की, कभी बुद्ध की, कभी कृष्ण की, इतनी बातें करते रहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें। ओशो ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं तुम्हारे सामने, क्योंकि इतने लोग आते हैं यहाँ, मैं तुम्हारे सामने हर तरीके के पक्षी को आकाश में उड़ा रहा हूँ। उनमें से तुम्हें चुनाव करना होगा कि तुम्हारा स्वभाव किससे मैच खाता है। यदि तुम्हारा स्वभाव मीरा के साथ गति प्रदान करता है तो निश्चित ही तुम्हें वो बातें सुननी चाहिए, और बातें तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, माननी भी नहीं चाहिए। किसी की स्वभाव जो है वो बुद्ध से मैच खाता है तो उसे बुद्ध की तरफ यात्रा करनी चाहिए। एज धम्मो सनातनों को पूरा सुने समझे जाने, ऐसे बेहतर रहता है। लेकिन सामान्यतः हम जिस तरीके के शिविर करते हैं, अभी जैसे बात हो रही थी सीता से यहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं शिविर में जाती थी, मुझे नहीं मन करता था कि मैं डायनेमिक करूं, मेरा शरीर उसमें सहज नहीं महसूस करता था, लेकिन ज़बरदस्ती आके उठाया जाता था, उठो उठो तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। ये शिविरों की हालत भी थी और ये जो वहाँ के आश्रम होते हैं उनकी हालत भी थी, ज़बरदस्ती उंगली कर करके उठाया जाना। तो इस तरीके से शिविरों का जो है वो जो व्यवस्था होती थी, इसमें बहुत तरीके की अड़चनें आ जाती थी। मैं आपको ये सब चीज़ें कि ये जो व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, पहले से अगर आदमी को पता हो कि इस तरीके के ध्यान प्रयोगों में लोग उतरेंगे तो उस हिसाब से तैयार होंगे। दूसरी कुछ बातें और भी हैं, वो शिविर के जो शिविर कराते हैं उनसे संबंधित बातें हैं और उनको भी हमें समझना पड़ेगा। आपको मालूम है कि शिविरों की संख्या डे बाई डे गिरती जा रही है, गरिमापूर्ण शिविर नहीं हो पाते। मैं जिस समय संन्यास लिया था उस समय की मैं बात बताता हूँ कि उस समय मैंने 5 या 6 शिविर किए होंगे। उस समय जो शिविर होते थे उनमें संख्या 400-500 तक मैंने देखी है, 300 से कम तो कहीं देखे ही नहीं। लेकिन अब मैंने कहा ना कि 30 आदमी भी दिखाई दे जाए तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है, जबकि कहने को ओशो सन्यासियों की संख्या बहुत बढ़ गई। हाँ, कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि अब शिविर भी बहुत होने लगे हैं, इसीलिए लोगों की संख्या कम होने लगी। लेकिन सच बात यह है कि शिविर बहुत होने से संख्या का लेना देना नहीं होना चाहिए। हर आदमी अगर 1 महीने में 1 शिविर भी जाए तो जिस तरीके के लोग हैं वहाँ आराम से 300-500 की संख्या हो सकती है। लेकिन संख्या कम होने के पीछे कई तरीके के कारण हैं। एक तो शिविरों का स्तर गिर रहा है। शिविरों में जैसे मैंने बताया कि लोग जो हैं वो पुरानी ध्यान विधियां ही और वो पुराना रूटीन ही फॉलो किया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। दूसरा कुछ ये भी है कि
ध्यान शिविरों में जाने वाले लोगों की कैटेगरी हम बहुत डिसाइड नहीं कर पाते कि किस तरीके की कैटेगरी के लोग किस जगह पे आ जाएं। जैसे कि ध्यान शिविर हो रहा है, एक बहुत अच्छा ध्यान शिविर हो रहा है, और उस ध्यान शिविर में ध्यान की गहरी चर्चा के लिए कुछ लोग उपस्थित हैं, कुछ मस्ती के मूड के लिए उपस्थित हैं, मस्ती करने आए हैं। आपने देखा होगा कि शिविरों में ये भी होता है, ओशो शिविरों में तो अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग जब निपट जाता है भोजन वोजन या भोजन के दौरान ही वो ऐसी व्यवस्था करने लगते हैं, यार अभी रात को बैठेंगे ना हम लोग, थोड़ा सा सूफी सूफी म्यूजिक करेंगे, थोड़ा कीर्तन कव्वाली करेंगे, एक आध आदमी ढपली अपली लिए हुए होता है, एक आध बांसुरी अंसुरी लिए होता है। और ज्यादातर ये सन्यासी नए बच्चे नहीं होते, ज्यादातर ये सन्यासी होते हैं बुजुर्ग, लंबी दाढ़ी ओढ़ी होगी उनकी एकदम ऐसे कि रौबदार सन्यासी या रौबदार माएँ होती हैं कुछ। ये लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं कि अब रात को बैठेंगे, फिर या तो कव्वाली होगी, गाने आने होंगे, हंसी मजाक होगी, चुटकुले होंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं। सच बात तो यह है कि ये केवल पिकनिक मनाने गए होते हैं और ये माहौल को खराब करते हैं। इससे ध्यान में भी जो थोड़ी बहुत गति किसी की हो सकती है उसमें भी बाधा पड़ती है। तो इन पे एक तो रोक लगनी चाहिए। हाँ, इनके लिए अलग से शिविर होने चाहिए, कला शिविर होना चाहिए, नृत्य शिविर होने चाहिए, गायन शिविर होने चाहिए, आर्टिस्ट शिविर होने चाहिए। एक डिफरेंट डिफरेंट आयामों के शिविर हो सकते हैं। उन आयामों के लोग उस समय वहां जाएं और उन आयामों को अपने प्रकट करें। एक लाइन मारने का भी शिविर हो सकता है। वैसे ये जो सब चीजें होती है ना, ये सब लाइन मारने के प्रोसेस होते हैं कि रात को बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा क्लोज आएंगे। अभी ध्यान करते हैं, क्लोज नहीं आ पाते, फिर रात को क्लोज आएंगे, फिर क्लोज आएंगे तो अगले दिन सुबह पूछेंगे और माँ कैसे हो, रात कैसी रही, ये वो, फिर और दिन में हर ध्यान के बाद फिर वो और क्लोज आने की कोशिश शुरू हो जाती। तो एक क्लोज शिविर भी होना चाहिए, लाइन मारो शिविर, कि जहाँ पे आप आ सकते हैं, अपनी लाइन मारने की क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये एक अच्छे ढंग से हो सकता है। सच बात तो यह है कि आधुनिक युग है, अब तो ऐसी वेबसाइट बना लेनी चाहिए ओशो सन्यासियों को कि जिसमें लाइन मारो सन्यासी होने चाहिए, कि उनको ज़रूरत है, वो इस तरीके के करना चाहते हैं चीज़ें। तो ये सारी मैं जो चीज़ें देखता हूँ शिविरों के संबंध में, ये गड़बड़ें होती हैं। संचालक के संबंध में जो बात है वो भी थोड़ी सी बात है। संचालक कैसा होता है? हमारा संचालक बड़ा अद्भुत तरीके का संचालक होता है। पहली बात तो इसे आने के बाद ये प्रदर्शन करना होता है कि ये बहुत शील है, बहुत शांत है। असली जिंदगी में भले ही कितना दुष्ट हो, लेकिन इसको अपनी शीलता का बड़ा प्रदर्शन करना पड़ता है। हाथ जोड़ के चलना पड़ता है, बिना बात के मुस्कुराना पड़ता है, या फिर मौन रह के ऐसा शो करना पड़ता है कि बहुत बड़ा सन्यासी है। कोई गले लगे तो ऐसा भान दिखाना पड़ता है कि वो बुद्ध हो गया, गले भी सही से नहीं लग सकता। तो इस तरीके के सन्यासी को, जो संचालक होते हैं, उनको प्रदर्शन करना होता है। संचालक की एक खूबी और होती है संचालक की, संचालक के साथ एक महिला मित्र जरूर होती है। अगर वो पुरुष संचालक है और महिला संचालक है तो उसके साथ एक पुरुष जरूर होता है। ये ऐसा होना अनिवार्य, कुछ शर्त है, ऐसी होती है। फिर उसके बाद उस संचालक का कुछ काम होता है। संचालक बहुत ज्ञान से भरा होता है, लेकिन वो ज्ञान अपना प्रदर्शित नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी सिर्फ इतनी होती है कि उस ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए उसे अपने लैपटॉप से कुछ म्यूजिक और कुछ ओशो के प्रवचनों का इस्तेमाल करके सब तक अपना संदेश पहुंचाना होता है। संचालक की कुछ और खूबियां भी होती हैं कि वो खाली वक्त में कमरे में रहता है और बादाम और इस तरीके की चीज़ों का सेवन करता है। फिर उसमें एक बहुत गजब की कला होती है। सच बात तो ये होती है कि संचालक ध्यान की शुरुआत करवा देता है, उसके बाद सब लोग तो ध्यान करते हैं, कुछ कर रहे होते हैं तो उनका समय कट जाता है 1 घंटे, लेकिन इसे अपने अंदर से सब कुछ रोक के 1 घंटे ढोंग करके बड़ी मुश्किलों से अपने आप को कैसे ना कैसे संभाल के गद्दी पर रोकना पड़ता है। तो संचालकों की ये बड़ी मजबूरियां हैं। मैं समझता हूं कि संचालकों को इस मजबूरी से बाहर आना चाहिए। संचालक वो होने चाहिए जो अपने अनुभव व्यक्त कर सकें। संचालक उन समझदार लोगों को बनाना चाहिए जो बता सकें कि
जब डायनेमिक और कुंडली ध्यान करते हैं, जब कोई सा ध्यान करते हैं, तो एक जो भी साधक होता है उसकी क्या मनोस्थिति होती है उनको वो बयान कर सके। मैं जब शिविर लेता हूँ तो उस शिविर लेने से पहले मैं सन्यासियों की सारी मक्कारियों का उन्हें बता देता हूँ कि ये मक्कारियाँ आप कर सकते हैं, और ये भी बता देता हूँ कि किस प्रकार उन मक्कारियों से बचा जा सके और आपका आनंद बरकरार रहे। तो थोड़ा संचालकों को ये हिम्मत करनी चाहिए कि वो कभी कभी ओशो की कैसेट ना लगा के खाली वक्त में अपनी बातों का बयान करें जो अनुभव उन्होंने पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन संचालकों को वही बात दोहरानी बोलनी पड़ती है जो ओशो कह चुके, और उससे शिविर की एक गरिमा खत्म होती है। मेरे देखे गरिमा खत्म होती है। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि वो जो संचालक है वो अहंकार में पड़ सकता है, वो गुरुडम में पड़ सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि ओशो ने कहा था कि गुरुडम इस राह की अंतिम रुकावट है, बुद्धत्व से पहले की अंतिम रुकावट है गुरुडम। और अगर गुरुडम अंतिम रुकावट है तो यानी कि ये पेपर तो देना ही पड़ेगा, तो पेपर को जितनी जल्दी हो सके सामने लाना चाहिए। मालूम है मेरे पास बच्चे रहे, बहुत बच्चे रहे, मैं उन लोगों को एक बात बोला करता था बीच बीच में, तुम इनलाइटेड हो गए, मैं कईयों को बोला और कुछ हो गए, वो हो गए, उनको लगा हो गए, और उन्होंने शुरू कर दिया ज्ञान देना शुरू कर दिया बिल्कुल एज इट इज। फिर उन्होंने गाउन अच्छे सिलवाने शुरू कर दिए, फोटो अच्छे सिलवाने शुरू कर दिए, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल वैसे रखवा लिए, अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करने लगे। मुझे उनका भटकाव भी दिख रहा था। लोगों ने मुझसे कहा भी, स्वामी जी कि ये भटक रहे हैं, आपने क्या किया? तो मैंने कहा कि ये जितनी इनकी परीक्षा होनी थी हो चुकी है, अब अंतिम परीक्षा की तरफ थोड़ा सा खेल जरूरी है, वो होना चाहिए, तो इससे इन्हें गुजरना जरूरी है, इससे गुजरो। और वो इस गुजरने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इसमें ना पड़े तो वो पास हो गया। मैं जब कुछ भी नहीं था तो मुझे याद है कि मेरे रेस्टोरेंट पे भीड़ लगा करती थी सन्यासियों की शाम के वक्त, और एक ऐसा भी दौर था जो बहुत अच्छे स्तर के लोग मेरे रेस्टोरेंट पे आया करते थे, शाम को बैठते थे मेरे साथ, कई संख्या में होते थे, और वहाँ मैं चाय का कप पी के रखता था। तो इस चीज़ के लिए मैंने कई बार लोगों को लड़ते देखा कि कप कौन धोएगा। मैं कुछ भी नहीं था, मैं जानता था मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उनका ये देख के भाव कि वो मेरी तरफ झुक रहे हैं, मैं इनकार भी नहीं करता था, लेकिन अंदर से एक स्मरण बना रहता था कि ये सब मुझे नहीं चाहते, ये सब मुझे नहीं मानते हैं, ये सब कुछ है, कुछ बोल देता हूँ, कुछ शायद उन शब्दों में कुछ है, या कुछ प्रेजेंस होगी अस्तित्व की कहीं किन्हीं जगह, ये सब उसको देख के झुकते हैं। मेरे सामने कौन झुकता? मैं बेकार सा आदमी, अंधा सा, मैं आज भी 2 कौड़ी का। ये तो झुकाव किसी और के प्रति है, तो मैं क्यों? तो मेरा तो अपना एक रोल है, मैं अपना रोल को निभा रहा हूं। तो मैं ये भान रखा मैंने सदा, और इस भान को मैंने आज भी बना के रखा। लोग कई बार मेरे पैर छूने आ जाते हैं, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता यार, क्या छू रहे? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है भाई चप्पल लेके ना भाग जाए, क्या भरोसा वो आया पैर छूने, क्योंकि कई लोग मेरा सामान लेके भागे, तो कोई भरोसा कोई चप्पल छूने, पैर छूने आ रहा चप्पल लेके भागे, या फिर मैं जो ज्यादा छूता उससे मुझे बहुत अड़चन हो जाती। और अब तो बहुत अच्छा वक्त आया, लगा दिया जाएगा बोर्ड, अब तो बोर्ड टांग के चलो, गुरु जी के पैर नहीं छुओ, गले मत लगो, क्योंकि कोरोना होने का भय है ना, ये आगे आने वाले समय में। अब तो मुझे भी डिफेंस मिल गया, मैं अपने पैरों की चप्पलों पे लिखा लूंगा कोरोना होने की संभावना, कर पैर ना छुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें मुझे तो फिलहाल बकवास लगती हैं, लेकिन फिर भी इनमें रस है, कुछ लोग इसमें फंस सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनकी परीक्षा होनी चाहिए। तो हर संचालक को, जिसको भी आप चुनते हैं कि आप आइए, आप शिविर लीजिए, मेरा मानना है कि शिविर व्यवस्थापक को, संचालक को ये निवेदन करना चाहिए कि यहाँ कृपा करके आप अपने अनुभवों के आधार पे इस शिविर की पूरी व्यवस्था देखेंगे, क्योंकि संचालक का दायित्व है। जो संचालक गद्दी पे बैठ गया उसका दायित्व है कि वो लोगों को किस दिशा में लेके जाता है। अगर शिविर अच्छा हुआ तो नाम उसका, शिविर बुरा हुआ तो बदनामी उसकी, दोनों ही उसके खाने में आएंगे। तो वो ओशो के
शिविर को एज इट इज कॉपी पेस्ट करने की बजाय अगर वो अपनी गरिमा को प्रदर्शित करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस काम को करने के लिए जो शिविर करा रहा है उसको थोड़ा सा इसमें कहना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी खतरा है। जो शिविर करा रहा है, अगर उसकी एक धारणा है कि मैं शिविर सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि ओशो का नाम हो जाए, बहुत से लोगों को मजा होता है। कोई अपनी बेटी के जन्मदिन पे करा लेता है, कोई अपने बेटे स्मृति में करा लेता है, ये सब मैंने देखा है। तो ऐसे नहीं चलेगा। सच बात यह है कि सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जो शिविर व्यवस्थापक है उसकी जिम्मेदारी अच्छी व्यवस्था करना, एक अच्छे संचालक का चुनाव करना। संचालक की जिम्मेदारी है अपनी बात को कहना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। साधक की जिम्मेदारी है कि अपने योग्य देख के कि हम किस जगह पूर्णता से कूद सकते हैं और फिर संदेह को दूर हटा के कूद जाना चाहिए। वो 3 दिन का हो, 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, पूरे तरीके से गोता मार देना चाहिए। और यदि ये तीनों अपने रोलों में सही हों तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, सच बात तो यह है कि जिन लोगों को इस बात की अच्छी समझ है कि लोग इस ढंग के शिविर कराएं, जिनको समझ है, सबसे पहले आरंभ कहां से होता है? शिविर कराने वाले से, जो आयोजक होता है। तो आयोजक को अच्छा होना चाहिए। अब बड़े मजे की चीज है, ज्यादातर आयोजक वो हैं जिनके पास धन है। ज्यादातर आयोजक वो हैं जिनके पास धन है, और जिनके पास धन नहीं है वो बेचारे कैसे आयोजन करेंगे? उनके पास धन ही नहीं है, आरंभ भी नहीं हो सकता। तो मेरा एक सलाह है, अगर इस सलाह को ऐसा माना जाए, एक ऐसी कमेटी टाइप की नियुक्त की जाए, एक ऐसा व्यवस्था कुछ रची जाए, तो उससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। वो व्यवस्था ऐसी है कि 400 किलोमीटर के रेंज में सन्यासी लगभग शिविर के लिए चला जाता है। 400 मैक्सिमम मैंने बताया, 400 किलोमीटर के रेंज में सन्यासी चला जाता है। तो 400 किलोमीटर का एक ब्लॉक बन जाना चाहिए, और 400 किलोमीटर के ब्लॉक बन के पूरे इंडिया में उन ब्लॉकों का साउथ, नॉर्थ, ये वो इस तरीके का कि हैं ब्लॉक के नाम भी रखे जा सकते हैं, है ना। तो उन ब्लॉकों के तहत जितने सन्यासी होते हैं, जितने भी सन्यासी, सबसे 1,000 रुपए शुल्क लेना चाहिए। 1,000 रुपए एक बार का, वन टाइम शुल्क। अब वन टाइम शुल्क लेने का फायदा यह होगा कि अगर 400 किलोमीटर के अंदर सन्यासी की हम गणना करें तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख सन्यासी, 1 लाख सन्यासी 400 किलोमीटर के अंदर है। और 1 लाख सन्यासी अगर 400 किलोमीटर के अंदर हैं, मैं 1 लाख की संख्या थोड़ी घटा देता हूं क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जबकि तुम ये कहते हो अशोक बहुत मानते हैं, फिर भी मुझे मालूम विश्वास नहीं करोगे। चलो अब 25,000 पे आ जाते हैं, अब कर लो। पहले मैंने जानबूझ के बढ़ा के बोले क्योंकि तुम्हें लाना 25,000 पे था, तो 25,000 पे ले आते हैं। 25,000 से 1,000 रुपए ले लो, कितने रुपए हो गए बताओ? तुम लोग बोल ही नहीं पा। 25 लाख लोगों के 100 रुपए के हिसाब से लिए जाएं तो 2.5 करोड़ रुपए होते हैं 100 रुपए के हिसाब से। और 25 लाख, 25 लाख को 100 से गुणा कर दो, 25 लाख को 10 से गुणा करो तो 2.5 करोड़ हो गया। ठीक है, अब ये तो 1000 से गुणा करो तो कितने हो गए? बहुत ज्यादा हो गए। चलो अब इसको कम कर देते हैं क्योंकि ये भी कम करने जरूरी। 100 रुपए ले लो, 25 लाख के 100 रुपए ले लो। अगर 25 लाख के तुमने 100 रुपए भी ले लिए तो कितने हुए? 2.5 करोड़। कितने हुए? जोड़ो। तुम लोग जोड़ भी नहीं पाते यार, कैसे हो? हम ये सब बात इसलिए करने लगे और लोग बैठे हुए हैं। 25 लाख को 25 लाख को अगर 10 से गुणा करें तो होते हैं 2.5 करोड़, और 2.5 करोड़ को 10 से गुणा करें तो होते हैं 25 करोड़। 25 करोड़ हुए। अब इसको थोड़ा घटा देते हैं, ठीक है। अब घटा इसलिए देते हैं क्योंकि गणना तुम लोगों ने गलत कर दी।
तो 25,000 को 100 से गुणा करो, 2.5 करोड़ कितने हुए? 25 लाख 25 लाख हुए। हाँ ठीक है, हाँ पक्का? पक्का। ठीक है, तो ये डियर 25 लाख रुपए इकट्ठे हुए। अब देखा ये होता है यहाँ, क्योंकि सब सन्यासी बनिए हैं नहीं, देर कर जाते हैं। मैं बनिया तो घुमा घुमा के इनको ला रहा हूं वहां पे। 25 लाख रुपए अगर होते हैं 400 किलोमीटर की रेंज में, तो हम शिविर संचालन के लिए एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम, एक अच्छा टेंट जिसकी जरूरत पड़ती है, एक जो भी जरूरत पड़ती है जैसे कि फर्श पे बिछने के लिए मैट चाहिए, और उसके अलावा लाइटिंग चाहिए, उसके अलावा टेंट का सामान, और जैसे खाने पीने बनाने में बर्तन चाहिए, 300-400 लोगों की व्यवस्था के लिए खाने पीने के लिए प्लेटें लेटे चाहिए। तो 25 लाख रुपए में हम सब इनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो 400 किलोमीटर की रेंज में अगर एक बना के समिति और 25 लाख रुपए का ऐसा सामान इकट्ठा कर लिया जाए, और फिर ये हो कि जो उस शहर का अच्छा सन्यासी है जो शिविर कराना चाहता है, सिर्फ जिसके हृदय में है कि मैं एक अच्छा शिविर कराना चाहता हूं, वो उस समिति से संपर्क करे और वो समिति उसको पूरे सामान के साथ वो चीजें दे, तो शिविर को करने में बहुत कम खर्चा आएगा, बहुत कम खर्चा आएगा। आप ये समझ लीजिए, फिर जितने भी लोग आएंगे वो शिविर 500-600 रुपए का भी रखा जा सकता है, और उतने में भी बचत हो जाएगी, और वो बचत उसी आदमी को मिले, उसका भी खर्चा चले, कुछ काम ना करता हो तो उसमें खर्चा चले। अगर ऐसे करके एक व्यवस्था की जाए, और वो सारा सामान बस इतना हो कि वो उनको भिजवाना है वहां पे, वो एक ट्रक में चला जाएगा, उस ट्रक का शुल्क होगा 400 किलोमीटर के रेंज में इतना सामान भेजने के 5-10 हजार रुपए होंगे, और वो वहां उसके यहाँ रखा रहे, फिर वहां से जब दूसरा शिविर हो तो वहां चला जाए। ऐसे करके 400 किलोमीटर के अंदर वो दौड़ता रहे, तो एक अच्छी व्यवस्था हम खड़ी कर सकते हैं आयोजक के लिए। फिर वो आयोजक उन दूसरे चरण पे काम कर सकता है जिसको मैं कह रहा हूं, वो संचालक से कह सकता है कि आप अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ दीजिएगा, और पूरी स्वतंत्रता के साथ लेने के बाद एक संचालक जो है वो निश्चित ही अच्छे शिविर की तरफ लोगों को ले जा सकता है, और वो शिविर की व्यवस्था समय समय पे तब्दील करके अलग अलग बन सकती है। और 400 किलोमीटर के सन्यासी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा 100-100 रुपए का, वो उस कंट्रीब्यूशन के कारण कहीं ना कहीं हृदय से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, और फिर एक कंट्रीब्यूशन के कारण उस 25,000 लोगों का एक नंबर भी होगा, जिसे SMS के माध्यम से सूचनाएं दी जा सकती हैं कि आपका शिविर इस तरीके से ऐसा हो रहा है, व्हाट्सएप पे दी जा सकती हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। अब आती है थोड़ी सी आश्रमों की बात। आश्रमों की बात के संबंध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आश्रमों की स्थिति और साधकों की स्थिति सदा ही थोड़ी सी विपरीत होती है। साधक हमेशा चाहता है कि आश्रम इस तरीके के हों जहां उसे उसकी जीवन जीने की स्वतंत्रता मिले, जो उसको समाज में नहीं मिलती। लेकिन आश्रम सदा ही एक ऐसी स्थिति में बना होता है जहां कानून का, समाज का और इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर जरा सी भी भूल चूक हो जाए तो आश्रम या तो पड़ोस के रहने वाले सामाजिक लोग या फिर वहां की कानून व्यवस्था उस आश्रम को बंद करवा देगी। ऐसे में आश्रम का क्रांतिकारी ढंग से चलना संभव नहीं हो पाता। यहाँ पे एक काम हो सकता है, बेहतर ढंग से हो सकता है, उसको थोड़ी समझने की कोशिश करें। पहली बात तो यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने पैसों से आश्रम बनाता है तो वो कभी भी साधना के संबंध में लोगों को सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पैसे से बना हुआ आश्रम या तो उसकी अहंकार की पुष्टि के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर जो है वो कहीं ना कहीं उस पैसे का प्रतिफलन चाहने के लिए उस सोच में लगा रहेगा। आश्रम तो ऐसे ही बनने चाहिए कि कोई किसी ने किसी प्यारे को देखा, जैसे कहीं पे शिवलिंग निकल आता है तो पास के लोग सब सामान इकट्ठा करके वहां मंदिर बनवा देते हैं।
ऐसे किसी प्यारे को देख के कोई लोग इकट्ठे होके उसके लिए एक आश्रम का निर्माण करवाएं तो निश्चित ही कहानी हो सकती, क्योंकि फिर उस आदमी का उसमें बहुत अहंकार शामिल नहीं होगा। दूसरा, फिर यह संभव है कि वहां आश्रम की व्यवस्था के संबंध में एक लीगल एक प्रक्रिया होनी चाहिए पूरी, कि इस तरीके के व्यक्ति यहां आ सकते हैं और रह सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार यहाँ गंगा धाम है ऋषिकेश में, तो वहां पे गया तो मैंने एक चीज देखी कि वहां पे जब मैं गया तो एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों को वहां आश्रम के गेट पे बाहर निकाला गया था, कुछ तू में चल रही थी। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या हुआ, लड़की से भी पूछा, तो पता चला कि उन लड़के लड़कियों की वहां पे वल्गर तरीके से कुछ बातें थी, वो बहुत जीते थे खुल के, कभी कभी न्यूड हो जाता था वो लड़का। इस तरीके की चीजों के कारण आश्रम ने उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। वो उनको बुरी लग रही थी, और शायद बहुत से सन्यासी होंगे जिनको लगेगा ये आश्रम ने गलत काम किया, लेकिन आश्रम की भी अपनी एक स्थिति होती है। और वो आश्रम अगर वहां पे न्यूड इस तरीके से होंगे तो बहुत से लोग ऐसे जाते हैं जो पहली बार पहुंचे, वो ऐसी स्थिति में लोगों को देखेंगे तो बाहर आके कंट्रोवर्शियल बात करेंगे। जब कंट्रोवर्शियल बात करेंगे तो आश्रम के संबंध में एक नेगेटिविटी खड़ी होगी और बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा। आश्रम के खुद के चलने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे हम सब जानते हैं, अगर इसको हो सकता है कई लोग एकदम मेरी बात के बाद नीचे लिखने लगे, हाँ तुम दुष्ट हो, ओशो को बदनाम कर रहे, तो लिखो, तुम्हारी कोई बात नहीं। हम सब जानते हैं, जो भी सन्यासी पुराने उनको पता है कि एक समय था कि ओशो आश्रम में कुछ ऐसे प्रयोग चले थे जिसमें सन्यासी टोटली न्यूड एंट्री लेते थे। ऐसे प्रयोग होते थे, और ऐसे प्रयोग जो होते थे तो उन प्रयोगों का एक सिस्टम बना हुआ था। क्योंकि हमाम में, जैसे कि एक बार की बात है, मैं अपने बताता हूँ, मैं छोटा था, छोटा मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, और मतलब बहुत छोटा नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था बहुत बड़ा भी नहीं था, तो वो छोटा बड़ा के बीच में था। 9th में पढ़ता था, तो 9th में पढ़ता था तो मेरे संग मेरा एक दोस्त था, डिम्पल करके, सरदार, शायद हो सकता है सुन रहा हो, नाराज हो जाएगा, साले मेरा नाम ले दिया। और एक दोस्त और था, डैनी करके नाम था, वो नहीं सुन रहा होगा, वो साला शराबी कबाबी है, समय नेट पे नहीं आता। तो हम तीनों लोग एक मूवी देखने गए, कास्टअवे, एडेड मूवी थी। सच बात यह है कि अंग्रेजी पिक्चरें एडेड होती हैं, ऐसी हम लोगों की सोच थी, लेकिन वो टाकीज वाले बीच बीच में उसमें कुछ चित्र जोड़ देते थे हम लोगों के लिए, तो हमारे लिए तो वो एडेड भी हो जाती थी। तो कास्टअवे एक मूवी लगी थी, तो जब वहां पहुंचे थे और बैठे थे और देख रहे थे, तो अचानक जो है वो डैनी घबराया, ओए शशांक, ने क्या बोला यार, मेरे चाचा, और चाचा पीछे ही बैठे थे। तो मुझसे बोला चाचा, मैंने कहा चाचा, ठीक। मैं तुरंत पलटा और चाचा की तरफ देखा, और चाचा जी नमस्ते। चाचा भी घबराए, भतीजे। अब तो ना तो भतीजा चाची से कहेगा, ना चाचा पापा से, हम में दोनों नंगे। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होती, सब एक ही जैसे होते हैं। तो ओशो आश्रम में जब वो प्रयोग चलता था तो एक बहुत लीगल तरीके से बात थी। पहली बात तो हिंदुस्तानियों को प्रवेश वर्जित था। लीगल बात थी, हिंदुस्तानियों को प्रवेश वर्जित था। दूसरा यह था कि 3 महीने के आपको डायनेमिक के प्रयोग से गुजारा जाता था। पहले 3 महीने के डायनेमिक प्रयोग से गुजरोगे, फिर उसके बाद 21 दिन के मिस्टिक रोज के प्रयोग से गुजरोगे, उसके बाद फिर आपको स्विमिंग पूल पे जाने की परमिशन मिलेगी, जहाँ पे कुछ जलपरियां नहा रही होती हैं, तो वो सेमी न्यूड होती हैं, तो वहाँ पे जाने की परमिशन मिलेगी। और वहाँ पे एक आदमी आपको तकेगा कि आप यहाँ पे जलपरियों को तक रहे हो कि नहीं तक रहे हो। और इन सब की प्रक्रिया से गुजर के अगर आपके टिक लगते रहते हैं कि हाँ ठीक ठीक ठीक, तो उसके बाद $6,800 लिए जाते थे वो थेरेपी करने के, वो न्यूड थेरेपी जो होती थी। अब वो क्या होता था वो आज भी रहस्य है, क्योंकि कौन बताएगा मैं गया था, कौन बताएगा। कुछ सन्यासी अकेले में बता देते हैं, मुझे पता भी है, लेकिन मैं क्यों बताऊं।
तो कुल मिला के वो कभी कंट्रोवर्सी नहीं बन पाई इन अर्थों में कि ना तो कानूनी रूप से वो गलत था, क्योंकि कानून में एक व्यवस्था बनाई जा सकती कि इस तरीके के लोग यहाँ अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं और वो यहाँ पे इस तरीके से जी रहे हैं, और समाज को बहुत अड़चन नहीं, क्योंकि वो बहुत लग्जीरियस आश्रम और बहुत ज़्यादा कवर्ड था, वहाँ संन्यास समाज का बहुत झंझट खत्म ही कर दिया था ओशो ने, क्योंकि वो अपने में एक अलग ढंग से जी रहे थे। तो ऐसे करके संभव होता है किसी भी तरीके के प्रयोगों से गुजरना और जीना। लेकिन ये जो दो लड़के लड़कियां बाहर निकाल के खड़े करे गए थे, अगर इनसे कहा जाए $6800 दे तो शायद ये दे भी नहीं सकते, और सच बताएं शायद इनकी बुद्धि का स्तर भी ऐसा नहीं कि ये समझ सकें कि ऐसा क्या। इनके लिए तो एकदम क्रांति की बात है। जैसे मैं एक बार गया और मैं एक शिविर ले रहा था, मुझे याद है वो शिविर जो था एक आर्य समाज मंदिर में जैसे तैसे परमिशन लेके लिया गया था, मैं वहाँ संचालक था। तो वहाँ रात के वक्त जो आयोजक थे वो मेरे पास आए कमरे में, वो कहने लगे, सुबह का समय था 3 साढ़े 3 बजे, और उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी कुछ लड़के हैं हरियाणा से आए हैं, तो वो कुछ उपद्रव कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। तो मैं नीचे पहुंचा तो वो वहाँ उपद्रव इसे उपद्रव भी कहेंगे, ओशो ओशो हा 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 कर रहे थे। मैं गया और बोला, स्वामी जी प्रणाम प्रणाम, ओशो ओशो फिर करने लगे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो 3 बजे? कहने लगे स्वामी जी बस आनंद ही आनंद है, मजा आ गया स्वामी जी, और यही तो जीवन चाहिए जहां हम जैसा मर्जी हो कर सकें। मैंने कहा थोड़ा गलत है, यहाँ पे जिन्होंने शिविर कराया है वो आर्य समाज की व्यवस्था में ये सब बातें पसंद नहीं की जाएंगी, उनका अपने एक व्यवस्था है। आपका आनंद तब तक आनंद है जब तक वो दूसरों के लिए पीड़ा ना बनता हो। अगर आपका आनंद जबरदस्ती किसी की शारीरिक रूप से ऐसी आप हरकतें करो किसी के लिए पीड़ा बने, तो मैं समझता नहीं कि वो आनंद की श्रेणी में आता है, वो कहीं ना कहीं उपद्रव, कहीं ना कहीं बेहूदगी, बदतमीजी की श्रेणी में आता है। तो मैंने उनको जब मना किया तो वो माने नहीं कि नहीं लो स्वामी जी आप तो आनंद की बात करते हो, आप तो कहते हो अपनी मर्जी से जियो, और यहाँ पे आप मना कर रहे हो। मैंने कहा व्यवस्थागत ऐसी चीजें आपको समझनी चाहिए। बोले स्वामी जी हम तो अपने आनंद में जिएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने उस आयोजक से कहा, हमने कहा एक डंडा ले आओ, ये अपने आनंद का काम करेंगे, मैं अपने आनंद का काम करूंगा, क्योंकि मुझे भी सुबह सुबह बड़ा आनंद आने वाला है ऐसे लोगों को, कि वो इंसान ये समझे कि उसका अपना साधना एक जगह है, लेकिन साथ साथ आश्रमों की व्यवस्था दूसरी जगह है। ये बात समझनी चाहिए, और ये बात मैंने अपने पिता से सीखी। जब मैंने अपने जीवन को जीना शुरू किया अपने ढंग से, तो मेरे पिता ने एक दिन मुझसे कहा कि देखो बेटा, आप अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आपके इस तरीके के जीवन में कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा। आप अपने जीवन को जीने के लिए अपनी यात्रा कर सकते हैं, मैं आपका विरोध नहीं करता हूं, इसका ही समर्थन है, लेकिन और किसी प्रकार का समर्थन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा धन्यवाद कि आप इतना ही कर रहे हैं कि आप व्यवधान नहीं डाल रहे हैं, इसको ही मैं समर्थन समझूंगा, और मैं अपनी यात्रा स्वयं करूंगा। और वही मैंने किया। मैंने पिता से किसी तरीके के कोई आर्थिक सहयोग या ये सब की चाह नहीं रखी, ऐसी चाह नहीं रखी कि मुझे घर में वो उपद्रव करने की छूट दें। मैं भी न्यूड रहा, लेकिन मैं नागा बाबाओं के साथ घूमा, क्योंकि मुझे नग्न रहना था। मैं जानना चाहता था कि नग्नता कहाँ है। शरीर की नग्नता हमें पता है कि हम नग्न हैं, दूसरे को दिखाना नग्नता नहीं होती। हमको ही एहसास है कि हम कपड़े पहने, हमको अपना एहसास मिटाना है। तो ये मैंने नागा बाबाओं के साथ किया, राख लपेट के उनके साथ निकल गया। ये अनुभव भी हो गया कि हम नंगे हैं, और हमें कोई देख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा डर लग रहा था मैं पहचान रहे होंगे। जैसे होली पे आप निकलते हो तो आप तो जानते हो आप हो, जिसको भी आप देखते हो लगता है ये पहचान लिया होगा, लेकिन वो पहचानता नहीं, क्योंकि आप तो वो होते ही नहीं हो। तो उसी तरीके से जो भी चीज़ें मुझे करनी है वो मैंने अपने ढंग से की। मुझे अगर चीखना चिल्लाना है, मुझे अगर कैथारसिस करना है, तो मैंने शमशान घाट पकड़ा, खेत के कोने में जाके कहीं पे मैं चीखा चिल्लाया। मुझे क्रोध करना है, मैं तकिया फाड़ूं
ओशो बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं ना, क्रोध आया तकिया पे निकाल लो। घर में तकिया फाड़ के देखो, बाप तुम्हें निकाल देगा, बाप तुम्हें तकिया बना देगा। तो तकिया मत फाड़ो, तुम बाहर और तरीके की व्यवस्था कर लो। क्रोध निकालने के और भी तरीके हैं। किसी के प्रति क्रोध है तो किसी खेत में जाके थोड़ा काम कर लो, मजदूरी भी मिल जाएगी। और जो काम करना, समझना कि अगर तुम घास निकाल रहे हो तो समझना कि हम जिसके ऊपर क्रोध है वो निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से काम भी किया जा सकता है। तो मैंने इस तरीके से काम किया। आश्रमों में जो भी चीज़ें चलती हैं उनको हम शायद अभी समझ नहीं पाते। पहली बात तो जैसे मैंने ये कहा कि आश्रमों को जो चला रहे हैं वहाँ पे सबसे बड़ी जो झंझट है अभी तक जो मैंने देखी, अंतिम बात कहूँगा आश्रमों से संबंधित, आश्रमों में सबसे बड़ी झंझट जो मैंने देखी वो है वहाँ पे संचालक का अभाव। कोई वहाँ ऐसा इंसान नहीं है जो जागा हुआ और समझदार हो जो आपको गाइड कर सके। आश्रम के नाम पे सिर्फ एक उसने 4 दीवारी बना ली, एक कमरे बना लिए, जहाँ वो वहाँ पे एक ध्यान कक्ष नाम रख दिया, एक भोजन का कक्ष रख दिया, बस वो ध्यान हो जाता है। वहाँ कैसेट सीडी पड़ी, अपने आप जाके कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, अपने तरीके से लोग खुद ही कर रहे हैं। अगर आपको खुद ही ध्यान करना है, खुद ही अपने तरीके से उपद्रव करना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके लिए आप ओशो की किताब पढ़ो, अपने घर में उपद्रव करो, वही सही है। आश्रम की तो जरूरत इसलिए पड़ती है कि जहाँ पे आपको एक गाइड करने वाला व्यक्ति हो जो आपको गाइड कर सके कि कौन सी चीज़ आपके लिए है। जैसे एक मेडिकल स्टोर में एक व्यक्ति बैठा होता है जो आपको बताता है कि फला दवा फला बीमारी के लिए काम करेगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति बैठा ना हो तो निश्चित जानो आप तो जुकाम के लिए भी वो दवाई उठाओगे जो कि कैंसर के लिए होती है, क्योंकि उस दवाई की पैकिंग ज़्यादा अच्छी होगी जुकाम की दवाई से, और आप पैकिंग देख के उठाओगे और इससे भूले हो जाती हैं। ओशो के जाने के बाद सबसे बड़ी अड़चनों में यह भी एक अड़चन है जिसकी वजह से सन्यासी भटक रहे हैं। तो ये एक विषय था, थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए सेक्स का विषय जिसके लिए हो सकता है कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हो, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। प्रणाम।